Hello everyone and welcome back to my channel. So this is video number 2. This is part 2. Let me use the pen. It is part 2 of chapter 3, right, of class 11th, that is financial market management. So the first question is, what is the procedure for investing in NFO? NFO लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था, न्यू फंड ऑफर. देखिए यहाँ पे था, इट इज अ न्यू फंड ऑफर. जब भी म्यूचुअल फंड कोई नई स्कीम लॉन्च करती है, राइट, एसेट मैनेजमेंट कंपनी जब भी कोई नई स्कीम लॉन्च करती है, तो इट हैज टू गेट द अप्रूवल ऑफ सेबी एंड ट्रस्टीज. तो लॉन्च जो ये नई स्कीम लॉन्च की जाती है, इसी को न्यू फंड ऑफर भी कहा जाता है. तो कोई भी जो इन्वेस्टर है वो पैसा लगाता है न्यू फंड स्कीम में, इट हैज टू फर्स्ट वेरी श्योर कि क्या स्कीम है, कहाँ पैसा लगाया जा रहा है. सो एक तरह से न्यू फंड ऑफर इट इज बेसिकली नथिंग. आप इन्वेस्टर्स को इनवाइट कर रहे हो कि वो म्यूचुअल फंड स्कीम में पैसा लगाए. नाउ प्रोसीजर क्या है कि इन्वेस्टर्स कैसे इन्वेस्ट करते हैं न्यू फंड ऑफर में, दिस इज द टॉपिक. तो ये जो पैराग्राफ यहाँ पे आपको, दिस वन, ये जो पैराग्राफ है इसको मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ. सबसे पहला स्टेप है, राइट, इधर अगर स्पेस है तो यहाँ लिख देते हैं. फर्स्ट स्टेप इज कंप्लीट KYC. KYC का फुल फॉर्म है नो योर क्लाइंट, राइट, नो योर कस्टमर, सॉरी. तो जब भी इन्वेस्टर इन्वेस्ट करता है, इन्वेस्ट करने से पहले ही मस्ट कंप्लीट नो योर कस्टमर. तो ही हैज टू फिल अ फॉर्म, दैट इज KYC फॉर्म, जिसमें डिटेल्स उसको एंटर करनी होती है. इन्वेस्टर को नेम क्या है, एज क्या है, एड्रेस क्या है, और सबमिट करने होते हैं डॉक्यूमेंट्स लाइक पैन कार्ड एंड एड्रेस प्रूफ. तो सबसे पहले इन्वेस्टर को इन्वेस्ट करने से पहले कंप्लीट नो योर कस्टमर फॉर्म कंप्लीट करना है. KYC, दैट इज नो योर कस्टमर फॉर्म को फिल करना है. देन स्टेप नंबर 2 क्या हो जाता है इन्वेस्ट करने आफ्टर दिस KYC, कि इन्वेस्टर मस्ट हैव रिक्वायर्ड अकाउंट्स. ही मस्ट हैव रिक्वायर्ड अकाउंट्स. कौन कौन से? बैंक अकाउंट होना चाहिए इन्वेस्टर के पास और डीमैट अकाउंट होना चाहिए, राइट. टू और डीमैट अकाउंट क्यों होना चाहिए? टू होल्ड द म्यूचुअल फंड यूनिट्स. देन थर्ड step is, investor before he should invest, he should read the scheme details. Scheme details. इसमें क्या क्या रीड करना चाहिए इन्वेस्टर को? He has to read offer document. तो ये पूरे पैराग्राफ को मैं ऐसे पॉइंट वाइज ही एक्सप्लेन कर रही हूँ, आपके लिए इजी हो जाएगा याद करने में भी बेटा. एंड another one is, सॉरी, एंड की जगह आई एम राइटिंग और, या ऑफर डॉक्यूमेंट रीड कर ले, या KIM. KIM का फुल फॉर्म क्या है कि की इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम. मैं लिख देती हूँ, की इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम. ये डॉक्यूमेंट्स रीड कर लेने चाहिए इन्वेस्टर को. फोर्थ स्टेप क्या है? या फोर्थ स्टेप इज that he has to fill the application form. इन्वेस्टर को एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना चाहिए. और ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है, इट कैन बी फिल्ड बाय द इन्वेस्टर ऑनलाइन भी या फिर ऑफलाइन. लेकिन पेमेंट जो है, इट हैज टू बी मेड बाय चेक और ऑनलाइन मोड. और एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेगा और पेमेंट इन्वेस्टर करेगा बाय चेक या ऑनलाइन मोड. फिफ्थ स्टेप क्या है? नाउ इसके बाद देयर कम्स द रोल ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर एंड RTA. ठीक है. तो डिस्ट्रीब्यूटर क्या करता है? जो भी इन्वेस्टर ने एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया है, ठीक है, उसको ये फॉर्म डिस्ट्रीब्यूटर सेंड्स दिस फॉर्म एंड डॉक्यूमेंट्स टू द RTA. ठीक है, RTA का हम पढ़ चुके हैं पहले वाली वीडियो में, आप देख सकते हैं. RTA की फुल फॉर्म है रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट.
तो जो एप्लीकेशन फॉर्म इन्वेस्टर ने फिल किया है उस डिस्ट्रीब्यूटर उसको आरटीए को भेजेगा, आरटीए डिटेल्स सारी सिस्टम में एंटर करेगा और चेक जो है वो बैंक को सेंड कर देगा. नाउ आफ्टर दिस सिक्स स्टेप इज अलॉटमेंट ऑफ यूनिट्स. अब जब पेमेंट क्लियर हो जाएगी, बैंक में चेक भेज दिया गया था, पेमेंट क्लियर हो जाएगी, तो आरटीए जो है वो इन्वेस्टर के नेम में यूनिट्स, म्यूचुअल फंड्स यूनिट्स क्रिएट करेगा, राइट, और उसको क्रेडिट कर देगा डीमैट अकाउंट में. आरटीए जो है वो क्रेडिट कर देगा म्यूचुअल फंड्स यूनिट्स इन इन्वेस्टर्स डीमैट अकाउंट, राइट. सो ऑनलाइन, इन ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट ऑल स्टेप्स, कोई भी स्टेप्स हो, चाहे फॉर्म फिलिंग हो, पेमेंट हो, यूनिट की अलॉटमेंट हो, दे आर डन इलेक्ट्रॉनिकली. सो आई एम रिपीटिंग द प्रोसेस. अगर पेपर में आपको आता है कि क्या प्रोसीजर है, इन्वेस्टर कैसे एनएफओ में इन्वेस्ट करते हैं, तो पहले तो इन्वेस्टर्स को कंप्लीट करना है केवाईसी, दैट इज नो योर कस्टमर. ये फॉर्म फिल करना है, इसमें वो अपनी सारी डिटेल्स डालता है, नेम, एज, एड्रेस. फिर इन्वेस्टर के पास ये दो अकाउंट होने चाहिए, बैंक अकाउंट और डीमैट अकाउंट. एंड बिफोर इन्वेस्टिंग, इन्वेस्टर शुड रीड ऑल द स्कीम डिटेल्स. ही शुड गो थ्रू दी ऑफर डॉक्यूमेंट, पढ़ लेना चाहिए इन्वेस्टर को. और अगर ऑफर डॉक्यूमेंट नहीं रीड किया है तो की इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम, ये एक शॉर्टर वर्जन होता है, ठीक है, ऑफर डॉक्यूमेंट का. इसमें सारी इंफॉर्मेशन होती है स्कीम की, तो ही शुड रीड दैट. फोर्थ स्टेप है कि इन्वेस्टर शुड फिल दी एप्लीकेशन फॉर्म और पेमेंट करनी चाहिए थ्रू चेक और ऑनलाइन मोड. नाउ कम्स द रोल ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर आरटीए इन स्टेप नंबर 5. डिस्ट्रीब्यूटर क्या करेगा, एप्लीकेशन फॉर्म आरटीए को देगा, आरटीए सारी डिटेल्स सिस्टम में एंटर करता है एंड जो है म्यूचुअल फंड्स के जो यूनिट्स हैं उसके बाद आरटीए 6 स्टेप में म्यूचुअल फंड्स के यूनिट्स इन्वेस्टर के डीमैट अकाउंट में क्रेडिट करता है. तो यही जो मैंने आपको 6 स्टेप्स लिख के ऐसे बताए हैं पॉइंट वाइज में, इट इज गिवन इन दिस पर्टिकुलर पैराग्राफ, राइट. ये देखिए ओडी के बारे में, की इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम, ये सारा मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है. केवाईसी, राइट. ओके, नाउ व्हाट आर द इन्वेस्टर्स राइट्स एंड ऑब्लिगेशन. इन्वेस्टर्स के राइट और ऑब्लिगेशंस के बारे में बताना है. तो इन्वेस्टर्स जो हैं दे आर काइंड ऑफ प्रोपोर्शनल ओनर्स ऑफ द स्कीम एसेट्स, ठीक है. उन्होंने अपना फंड्स, अपना पैसा इन्वेस्ट किया है स्कीम्स में. तो इन्वेस्टमेंट, और ये जो इन्वेस्टमेंट है दे आर हेल्ड बाय ट्रस्ट इन फ्यूडिशरी कैपेसिटी. सो जो इन्वेस्टर्स का पैसा है वो एक तरह से म्यूचुअल फंड्स में, म्यूचुअल फंड्स है या ट्रस्ट है उसके पास है, एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इन्वेस्टिंग इट इन द स्कीम, जिससे इन्वेस्टर्स को बेनिफिट हो. अब जब भी डिविडेंड डिक्लेयर होता है, कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करती है, तो इन्वेस्टर का राइट है कि उनको ये डिविडेंड मिल जाना चाहिए विद इन 30 डेज ऑफ डिक्लेरेशन. थर्ड पॉइंट इज, अगर इन्वेस्टर रिडेम्पशन के लिए रिक्वेस्ट करते हैं, रिडेम्पशन का मतलब क्या है, देखिए इन्वेस्टर ने पैसे दिए, ठीक है, ये इन्वेस्टर है, तो म्यूचुअल फंड्स में उन्होंने पैसा लगाया और ठीक है, यहाँ पे आप ये लिख सकते हो एसेट मैनेजमेंट कंपनी मैनेज करती है इन्वेस्टर्स का पैसा. उन्होंने अपना पैसा दिया और बदले में इन्वेस्टर्स को क्या मिल गए, इन्वेस्टर ने मनी दी थी और बदले में इन्वेस्टर को म्यूचुअल फंड के यूनिट्स मिल गए थे. अब इन्वेस्टर इन यूनिट्स को सेल करना चाह रहा है, ठीक है. तो अब क्या प्रोसीजर होगा, हो सकता है इन्वेस्टर को पैसे की ज़रूरत है, तो अब ये इन यूनिट्स को सेल करना चाह रहा है और उसी को हम बोलते हैं ही वांट्स टू रिडीम. तो जब भी इन्वेस्टर रिडेम्पशन के लिए, यूनिट्स को सेल करने के लिए रिक्वेस्ट करता है, तो एसेट मैनेजमेंट कंपनी जो है रिडेम्पशन प्रोसीड्स दे देनी चाहिए, सेंड कर देनी चाहिए विद इन 10 वर्किंग डेज ऑफ द रिक्वेस्ट. तो विद इन 10, जब भी रिक्वेस्ट किया इन्वेस्टर ने, उसके 10 दिन के अंदर अंदर रिक्वेस्ट के एसेट मैनेजमेंट कंपनी को जितने भी यूनिट्स को सेल करके
जो भी कैश है इन्वेस्टर को दे देनी चाहिए। अगर एसेट मैनेजमेंट कंपनी नहीं ऐसा करती है तो इट हैज टू पे इंटरेस्ट एट द रेट 15%। नेक्स्ट क्या है, राइट, अगर इन्वेस्टर ही फेल्स टू क्लेम द रिडेम्पशन प्रोसीड्स इमीडिएटली, अगर इन्वेस्टर भूल जाता है, क्लेम नहीं करता है वो पैसा जो म्यूचुअल फंड रिडीम करके उसको मिलता है, अगर वो क्लेम करना भूल गया है, देन एप्लीकेबल एनएवी डिपेंड्स अपॉन द इन्वेस्टर क्लेम्स व्हेन द इन्वेस्टर क्लेम्स द रिडेम्पशन प्रोसीड्स। सो इसका क्या मतलब है कि जब भी इन्वेस्टर अगर भूल जाता है कि उसको क्लेम करना है अपना म्यूचुअल फंड से जो भी पैसा आया है उसको क्लेम करना है, वो भूल जाता है, तो जो भी एनएवी होगा, ठीक है, नेट एनएवी का क्या फुल फॉर्म है, नेट एसेट वैल्यू, तो ये जो भी उसको सेल प्रोसीड मिलेगी वो डिपेंड करता है कि किस समय इन्वेस्टर क्लेम कर रहा है। तो जो भी एप्लीकेबल एनएवी होगा उस टाइम पे डिपेंड करता है कि क्या होगा वो जब भी इन्वेस्टर उस अमाउंट को क्लेम कर रहा है, राइट। देन इन्वेस्टर्स ही शुड गेट द रेलेवेंट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द ट्रस्टी, इन्वेस्टर को रेलेवेंट इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए ट्रस्टी से, और इन्वेस्टर के पास पूरा राइट है कि वो डॉक्यूमेंट्स जैसे ट्रस्ट डीड, एनुअल रिपोर्ट्स, ऑफर डॉक्यूमेंट्स जो है इंस्पेक्ट भी कर सकता है। और जब भी इन्वेस्टर चाहता है तो वो स्कीम को वाइंड अप भी कर सकता है, टर्मिनेट भी कर सकता है एसेट मैनेजमेंट कंपनी, बट उसके लिए कंडीशन है कि जितने भी यूनिट होल्डर्स हैं, ठीक है, और कितने होने चाहिए वो यूनिट होल्डर्स, 75% of the scheme assets, they pass a resolution to that respect। तो ये तभी पॉसिबल हो पाएगा अगर इन्वेस्टर स्कीम को वाइंड अप करना चाह रहा है तो, या टर्मिनेट करना चाह रहा है एसेट मैनेजमेंट कंपनी को, तो वो तभी पॉसिबल है कि जितने भी 75% जो स्कीम के एसेट्स हैं, राइट, 75% ऑफ द स्कीम एसेट्स, तो ये यूनिट होल्डर्स जिनके पास मिनिमम मतलब 75% है स्कीम एसेट्स का, वो ये रेजोल्यूशन पास कर रहे हैं कि हम स्कीम को वाइंड अप करना चाह रहे हैं, ठीक है। देन इन्वेस्टर के पास राइट भी है कि उनको ये सारी इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए कि क्या फंडामेंटल फीचर्स है स्कीम के, राइट, क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं इन्वेस्टमेंट के, ये सारा उनको राइट है। देन इन्वेस्टर कैन ऑल्सो अप्रोच द इन्वेस्टर रिलेशन ऑफिसर, कोई भी अगर ग्रीवियंस है, कंप्लेंट है, तो इन्वेस्टर किसको अप्रोच कर सकता है, इन्वेस्टर रिलेशन ऑफिसर को, ताकि उसकी जो कंप्लेंट है वो एड्रेस कर सके। ओके, now what are the different schemes offered by mutual funds? Mutual funds की जो schemes हैं, it is given in this form, ठीक है। इक्विटी फंड्स है फर्स्ट, इक्विटी फंड्स कौन से फंड्स होते हैं, जो इन्वेस्ट करते हैं प्राइमरीली इक्विटी शेयर्स ऑफ द कंपनी में। और सेकंड है डेब्ट फंड, ये भी एक म्यूचुअल फंड सेकंड टाइप है। ये फंड्स कहाँ इन्वेस्ट करते हैं, डेब्ट इंस्ट्रूमेंट्स में, जो जैसे हो गए शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ट्रेजरी बिल्स, कॉर्पोरेट पेपर, कमर्शियल पेपर एक्सेट्रा। फिर हाइब्रिड फंड्स होते हैं, ये भी एक थर्ड स्कीम है। इसमें जो फंड्स हैं ये वो फंड्स हैं जहाँ जो इन्वेस्ट करते हैं बोथ इन इक्विटी एज वेल एज इन डेब्ट। फिर एक गोल्ड ईटीएफ, तो ये एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, ईटीएफ की फुल फॉर्म है ईटीएफ, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स विच बाइज एंड सेल गोल्ड। देन रियल एस्टेट फंड्स है, ये वो फंड्स है जो इन्वेस्ट करता है प्रॉपर्टीज में। नाउ what are open ended and close ended funds? So equity funds जिसको म्यूचुअल फंड स्कीम भी बोला जाता है, और एनी सॉरी इक्विटी फंड्स और एनी म्यूचुअल फंड स्कीम फॉर दैट मैटर। तो इसका क्या मतलब है, इक्विटी फंड्स हो या और भी कोई म्यूचुअल फंड्स की स्कीम, जैसे हमने ऊपर पढ़ी है डेब्ट फंड्स, हाइब्रिड फंड्स, गोल्ड ईटीएफ, रियल एस्टेट फंड्स, ठीक है। इट कैन बी ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड। सो ओपन एंडेड स्कीम क्या होती है, ये वो स्कीम है जो इन्वेस्टर के पास जिस इन्वेस्टर को अलाउ करती है कि इन्वेस्टर कभी भी, ठीक है, एंटर और एग्जिट कर सकता है अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंगली एनी टाइम। लेकिन क्लोज एंडेड स्कीम में
it does not give this option to the investor. It restricts the freedom of entry and exit of the investor. ठीक है, ओपन एंडेड स्कीम मैं दोबारा बोल रही हूँ, ये इन्वेस्टर को अलाउ करता है कि इन्वेस्टर कभी भी एंटर कर सकते हैं और एग्जिट कर सकते हैं, लेकिन क्लोज एंडेड स्कीम में ये ऑप्शन इन्वेस्टर के पास नहीं है। ठीक है, वो कभी भी एंटर और एग्जिट नहीं कर सकते। सो जब भी कोई नया फंड लॉन्च करती है एसेट मैनेजमेंट कंपनी एएमसी, तो उसको न्यू फंड ऑफर बोलते हैं, हम पढ़ चुके हैं। सो इन केस ऑफ ओपन एंडेड स्कीम, मैं इसको हाईलाइट कर देती हूँ, इन्वेस्टर्स जो है ये दे कैन बाय द यूनिट्स इवन आफ्टर न्यू फंड ऑफर पीरियड इज ओवर। ठीक है, मैंने अभी आपको बताया था ओपन एंडेड स्कीम में इन्वेस्टर कभी भी एंटर कर सकते हैं एंड कभी भी एग्जिट कर सकते हैं स्कीम से। तो अगर ओपन एंडेड स्कीम में न्यू फंड ऑफर पीरियड ओवर भी हो गया है तो भी इन्वेस्टर ये यूनिट्स बाय कर सकते हैं, यही चीज इसमें ऐसे लिखी हुई है। ठीक है, और जब भी investor ने even wants to sell the units, it can even sell the units, चाहे ये न्यू फंड ऑफर पीरियड ओवर हो तो भी इन्वेस्टर जो है ये यूनिट सेल कर सकते हैं। सो दस व्हेन द फंड सेल्स द यूनिट, इन्वेस्टर जो है वो बाय कर लेता है चाहे न्यू फंड ऑफर पीरियड इज ओवर, राइट। और अगर इन्वेस्टर सेल करना चाहता है ये यूनिट्स को, तो जो फंड है न्यू फंड, ठीक है, न्यू फंड ऑफर पीरियड ओवर भी हो गया है तो भी इन्वेस्टर्स जो है वो अपने यूनिट सेल कर सकता है। बट व्हाट विल हैपन इन केस ऑफ क्लोज एंडेड स्कीम? क्लोज एंडेड स्कीम में इन्वेस्टर जो है वो इन्वेस्ट कर सकता है ओनली ड्यूरिंग द न्यू फंड ऑफर पीरियड, राइट। तो अगर न्यू फंड ऑफर पीरियड क्लोज हो गया है तो इन्वेस्टर जो है वो इन्वेस्ट नहीं कर सकते, दे कैन नॉट एंटर एंड सिमिलरली दे कैन नॉट इवन सेल देयर यूनिट्स, राइट। सो अगर एनएफओ क्लोज भी हो जाता है तो अगर जैसे एनएफओ क्लोज होता है तो नए इन्वेस्टर्स दे कैन नॉट एंटर और इवन एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स जो है दे कैन नॉट एग्जिट, दे कैन नॉट सेल देयर यूनिट्स। सो जब एनएफओ ओपन होता है तो ही इन्वेस्टर कैन एंटर, they can buy, they can sell the units, but जैसे NFO क्लोज हो जाता है म्यूचुअल, तो क्लोज एंडेड फंड्स में इन्वेस्टर कैन नॉट एंटर एंड एग्जिट, दिस इज। लेकिन फिर भी अगर इन्वेस्टर्स को फ्लेक्सिबिलिटी देने के लिए इतना अलाउ जरूर कर दिया है कि जब ये देखिए क्लोज एंडेड फंड्स का को ये ऑप्शन दी हुई है कि सी जब एनएफओ जो है न्यू फंड ऑफर पीरियड क्लोज हो जाता है तो इन्वेस्टर्स क्लोज एंडेड फंड्स में दे कैन नॉट बाय, दे कैन नॉट सेल द यूनिट्स। लेकिन इन्वेस्टर्स को फ्लेक्सिबिलिटी देने के लिए ये ऑप्शन दे दी गई है कि क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड्स जो है वो अपनी स्कीम्स लिस्ट कर सकते हैं स्टॉक एक्सचेंज में। अब इसका क्या मतलब है कि इससे इन्वेस्टर्स को अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो अपने यूनिट्स दे कैन बाय एंड सेल टू द अदर इन्वेस्टर्स, दे कैन बाय एंड सेल यूनिट्स फ्रॉम ईच अदर, राइट। तो ये ऑफर इतनी फ्लेक्सिबिलिटी इन्वेस्टर्स को दे दी है कि अगर न्यू फंड ऑफर क्लोज हो गई है तो इन्वेस्टर्स जो हैं दे कैन नॉट बाय द यूनिट्स फ्रॉम द म्यूचुअल फंड, दे कैन नॉट सेल देयर यूनिट्स टू द म्यूचुअल फंड, लेकिन आपस में इन्वेस्टर एक दूसरे को के साथ डीलिंग कर सकते हैं, दे कैन बाय एंड सेल देयर यूनिट्स। Now, what are equity oriented funds? This I am going to continue in the next video. Till then, stay tuned to my channel.